नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कुमार भारती के तीसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। दूसरा पाठ इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा पाठ इस साल सिलेबस से बाहर किया गया है, वो आप लोगों को परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग तीसरा पाठ आज अध्ययन के लिए चुने हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पाठ का नाम ऊपर चला गया। आज हम लोग तीसरा पाठ का नाम है नाम चर्चा, जिसके लेखक हैं श्री नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली जो दिल्ली के निवासी हैं। और ये जो विधा है बच्चों, जो पाठ में दिया गया है, ये व्यंग विधा है, हास्य व्यंग। अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग विधा यानी तरीका, जो साहित्य सृजन का अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे कहानी होती है, जैसे उपन्यास होता है, जैसे नाटक होता है, जैसे संस्मरण होता है, वैसे ही व्यंग विधा भी एक बड़ी ही प्रचलित विधा है, जिसमें पाठक कभी कभी हंसी से सराबोर हो जाता है, तो कभी उदास हो जाता है, कभी वो सोचने लगता है, कभी गंभीर हो जाता है। तो ये विधा में ये लिखा हुआ है। श्री नरेंद्र कोहली जी का परिचय सामने दिख रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे। इनका जन्म 1940 सियालकोट, पंजाब अविभाजित भारत में हुआ। सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था 1940 में, तो उस समय इनका जन्म सियालकोट पंजाब में हुआ। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में अपनी कलम चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखन करते रहे हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी किताबें, पुस्तकें हैं गणित का प्रश्न, आसान रास्ता, ये सभी बाल कथाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी गई हैं। परिणति, नमक का कैदी, ये कहानी संग्रह है, इसमें अनेक कहानियां हैं। परेशानियां, त्राही त्राही, ये दोनों व्यंग हैं। किसे जगाऊं, नेपथ्य, ये दोनों निबंध हैं। प्रवीणाद, बाबा नागार्जुन, ये संस्मरण है। श्रद्धा, आस्था, ये दोनों उपन्यास हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण की समस्या पर मनोरंजक प्रकाश डाला है। नामकरण क्या होता है बच्चों? जब किसी के घर में कोई छोटा शिशु, छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो कुछ दिनों बाद उसका नाम रखा जाता है, और नाम रखने का जो प्रोग्राम होता है, जो आयोजन होता है, उसको कहते हैं नामकरण। तो नामकरण, आजकल नामकरण में बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि लोगों को सही तरीके से नाम नहीं मिल पाते हैं। नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस किस तरह से परेशान होते हैं, किस किस तरह से नाम रखना चाहते हैं, इसका बड़े सुंदर और मनोहारी ढंग से लेखक ने वर्णन किया है। तो हम लोग पाठ में देखते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दो पैराग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग सामने देख रहे हैं कि कहते हैं हिंदी कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया का काम चलता रहता है। ये कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि हिंदी की जो कथा साहित्य है, कहानी लेखन की जो परंपरा है, उसमें गतिरोध आ गया। गतिरोध माने रुकावट, अड़चन आ गई है। और ऐसा नहीं है कि ये संकट पहली बार आया है, ये संकट पहले भी अक्सर आते रहते हैं, और केवल हिंदी में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी आते हैं। कभी बड़े ज़ोरों शोरों से कहानियाँ लिखी जाती हैं तो कभी उसमें थोड़ी रुकावट आ जाती है। और
ये रुकावटें हर भाषाओं में आती रहती हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि इससे दुनिया का काम न चले, फिर भी दुनिया का काम चलता रहता है। और ये कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान का मतलब हल, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। अब आगे लेखक कह रहा कि इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। भयंकर माने डरावनी, बहुत बड़ी, बहुत विकट। तो ये जो गतिरोध आ गया है, हिंदी कथा कहानी लिखने की जो गति है वो रुक गई है, तो उससे एक दूसरे क्षेत्र में, दूसरी दिशा में, दूसरे क्षेत्र में एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में, हिंदी भाषी प्रदेश यानी जो प्रदेश जहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी भाषा बोलते हैं उसको हिंदी प्रदेश बोलते हैं। जैसे मराठी प्रदेश, गुजराती प्रदेश, बंगाली प्रदेश, वैसे हिंदी भाषी प्रदेश में आप लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3-4 जो राज्य हैं इसको हिंदी भाषी प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान पैदा हुई और मुसीबत उठ खड़ी हुई। क्या मुसीबत? मुसीबत ये हो जाती है कि हम नाम क्या रखें बच्चे का। कितनी भयंकर समस्या है कि बच्चे का नाम क्या रखें। और तो बच्चों, अगर हम 2 पैराग्राफ, जो छोटे छोटे 2 पैराग्राफ हैं, अगर परीक्षा में ये पैराग्राफ आ गया और इसमें कुछ प्रश्न बन गए, जैसे कि प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोगों को, हिंदी कथा साहित्य में आए गतिरोध का परिणाम। क्या परिणाम हुआ? जो गतिरोध आ गया, जो रुकावट आ गई, उसका क्या परिणाम हुआ? तो उसका परिणाम हुआ है कि सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम का अभाव हो गया है और नवजात शिशुओं के नामकरण की समस्या पैदा हो गई है। अगर बच्चों परीक्षा में कृति करने के लिए आता है कि हिंदी कथा साहित्य में आए गतिरोध का परिणाम, तो 2 परिणाम अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम का अभाव हो गया है और शिशुओं के नामकरण की समस्या पैदा हो गई है। और अगर इसी तरह कोई दूसरा प्रश्न आता है कि हिंदी कथा साहित्य की विशेषताएं बताइए, तो हिंदी कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ये गतिरोध पहले भी आए हैं। और दूसरा लिख सकते हैं कि ऐसे गतिरोध समय समय पर आते भी रहते हैं। अगर इसी में और एक प्रश्न बनाया जाए कि लेखक के लिए परेशानी का कारण, तो लेखक के लिए क्या है परेशानी? तो नामकरण के लिए आने वाले लोगों को नाम दे सकना मुश्किल हो गया है। कोई भी नामकरण के लिए आता है तो लेखक उनको नाम नहीं दे पाता है, नाम बताने में उसको समस्या पैदा हो गई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए परेशानी के कारण, हिंदी भाषी प्रदेश में लोगों को परेशानी, कौन सी परेशानी हो रही है, किस कारण से हो रही है, तो उसमें लिख सकते हैं कि नामकरण की समस्या पैदा हो गई है। बच्चों, इसमें अगर देखिए एक शब्द है समस्या, अगर इसको हम बहुवचन में लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? समस्याएं। कहानी अगर है, इसको बहुवचन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? कहानियाँ। अगर कुछ विलोम शब्द आ जाते हैं इसमें, पसंद, पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। और कठिनाई, कठिनाई का विलोम शब्द होता है सरलता। तो इस तरह से कृतियों में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आते हैं। और स्वमत में भी एक प्रश्न आता है, जैसे इस पर एक प्रश्न बना सकते हैं कि नामकरण का औचित्य, नामकरण का क्या महत्व है, क्या औचित्य है, इस पर अपनी राय दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक बड़ा ही उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर कोई भी काम हंसी खुशी के साथ किया जाता है। नामकरण तो खैर जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। शिशु जब एक निश्चित उम्र का हो जाता है तो घर वाले नाते रिश्तेदारों को बुलाकर उसकी उपस्थिति में नामकरण संस्कार संपन्न करते हैं। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण का प्रभाव शिशु के भविष्य तथा उसकी मानसिकता पर भी पड़ता है। जिस प्रकार अच्छा कपड़ा पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, उसी प्रकार अच्छा और सुंदर नाम रखने से उसके संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नामकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा नाम हो
ताकि घर और बाहर के लोग उसे उसी नाम से बुला सकें, आसानी से बुला सकें। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे अजीब अजीब नाम होते हैं कि उनको बुलाने में भी अटपटा लगता है कि इनको बुलाऊं, कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा, इनको बुलाऊं कहीं ख़राब तो नहीं लग जाएगा, गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का नाम ऐसा रखें जो लोग आसानी से खुशी से बुला सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला ये जो परिच्छेद है इसको देखते हैं। तो इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। किसको? लेखक को। लेखक कह रहा है, लेखक नरेंद्र कोहली जी कहते हैं कि इस कर्तव्य को, कौन सा कर्तव्य? ये नाम किस जो भी आता है नाम पूछने के लिए, तो नाम बताने का जो कर्तव्य है इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। पर हिंदी कथा साहित्य में इस गतिरोध ने मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी है। लेकिन हिंदी कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है, लोगों ने, लेखकों ने कहानियाँ लिखनी बंद कर दी हैं, तो इसलिए मेरी गति भी रुक गई है, मेरी गति भी अवरुद्ध हो गई है। पहले ये होता था कि किसी ने कोई नाम पूछा तो मैं क्या करता था, कोई पत्रिका उठा लेता था और कोई एक उसमें कोई कहानी रहती थी, कहानी में नायक नायिका का जो भी नाम दिखता था वही नाम मैं लोगों को टिका देता, और लोग होते भी इतने सरल थे कि वह खुशी खुशी वह नाम लेकर चले जाते थे, पसंद कर लेते थे। लेकिन चूंकि कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है और लोग कहानियाँ नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मुझे अब कहानियाँ मिलती नहीं, नायक नायिकाओं के नाम मिलते नहीं, और इसलिए मेरे आगे भी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब हिंदी का कथा लेखक अपनी कहानियों में नाम रखने से कतराने लगा है। अब जो भी कहानियाँ लिख रहे हैं वे लोग नाम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, नाम रखते ही नहीं हैं, नाम रखने से कतराने लगे हैं, बचने लगे हैं। 50 कहानियाँ पढ़ जाओ तब कहीं एक आध नाम मिलता है, और कई सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद तब जा कर के एक आध कोई नाम, सही नाम, अच्छा नाम मिल पाता है। नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं, कहानियों में यह जा रहा था, वह आ रहा था, इस तरह से यह वह सर्वनामों का प्रयोग करके लोग अपना काम चला लेते हैं। इस कहानी के नायक का नाम वह, और मेरी बात मानकर कोई अपनी संतान का नाम वह रखने को तो तैयार नहीं होगा। अब कहानी में यह वह जो लिखा है वो मैं किसी को बता दूं कि आप बच्चे का नाम वह रख दो, बच्चे का नाम यह रख दो, तो इसके लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। तो हिंदी का कहानी लेखक नहीं रखता, और परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई है। तो लेखक के सामने क्या परेशानी पैदा हो गई है? लेखक के सामने परेशानी पैदा हो गई है कि वह लोगों का नाम नहीं रख पाता है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। फिर आगे बच्चों देखते हैं कि मेरे मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। अब लेखक के मस्तिष्क में एक साहित्यिक टोटका आया। टोटका मतलब एक तरीका, एक उपाय। मैंने सोचा कथा साहित्य में गतिरोध आने पर भी तो आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादन अपना कार्य किसी प्रकार चला ही रहा है। यानी जो भी संपादक हैं, संपादक कौन होते हैं? कहानी कौन सी लिखनी है, किस स्थान पर लिखनी है, समाचार पत्र में कौन सा समाचार कहाँ पर लिखना है, किन शब्दों में लिखना है, किन मुद्दों पर लिखना है, ये सब चीज़ें निर्णय लेने का काम संपादक करता है। तो लेखक कहता है कि आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक अपना कार्य किसी प्रकार तो चला ही रहा है। कैसे चलाता है वह? तो जैसे वह चलाता वैसे मैं भी अपना काम चला लूँगा। थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है। थोड़ा सा छानबीन करने पर यह पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बस कोलकाता से बांग्ला कहानियाँ बनारस में आ जाती हैं। अब कोलकाता में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो बांग्ला भाषा में लिखते हैं, और वो कहानियाँ छपकर बनारस में भी बांग्ला भाषा में आती हैं। मैंने हजारों लाखों बांग्ला नामों को पीट पीट कर खड़ा किया और खड़ी बोली के नाम बना लिए। तो लेखक ने एक उपाय सोच लिया कि जो भी बांग्ला में नाम होते हैं, बांग्ला कहानियों में जो नायक नायिकाओं के नाम होते हैं, उसको थोड़ा ठोक पीट कर, थोड़ा सा दुरुस्त करके, थोड़ा इधर उधर मात्रा वगैरह लगा करके और खड़ी बोली का नाम उसी को बना करके ये लोगों को देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार प्रादेशिकता आड़े आई। प्रादेशिकता क्या होती है बच्चों? देखिए, जो जिस प्रदेश का होता है उसकी
बात करने का तरीका, लहजा सब अलग अलग होता है। आप किसी बंगाली से बात करो तो वो अलग तरीके से बात करता है, किसी पंजाबी से बात करो तो अलग तरीके से बात करता है, किसी साउथ इंडियन वालों से बात करिए तो वो अलग तरीके से बात करता है। तो ये प्रादेशिकता भी कभी कभी रुकावट पैदा कर देती है। हम किसी दूसरे प्रदेश वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो कभी कभी रुकावट आती है, अड़चन आती है। मेरे भाई बंधु मित्र तथा अधिकांश पड़ोसी पंजाबी हैं और लेखक के सारे भाई बंधु मित्र और जो पड़ोसी हैं ये सब कहाँ के हैं? ये सब पंजाबी हैं। दूसरे प्रदेशों के लोग मेरा पंजाबी अक्खड़पन कम ही सहते हैं और पंजाबी भाषा में थोड़ा अक्खड़पन होता है, रूखापन होता है, कड़कपन होता है। तो चूंकि लेखक पंजाबी है, पंजाबी ही उसके मित्र हैं, तो इसकी भाषा में पंजाबियत है, थोड़ा अक्खड़पन है, इसलिए दूसरे लोगों से इसकी ज़्यादा निभती नहीं। एक कश्मीरी मेरे पास आए। अब लेखक बता रहा है कि ये कश्मीरी भाईजान मेरे पास आए। कश्मीर बड़ा सुंदर प्रदेश है, आप लोगों को भी पता होगा। फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उनकी जो बिटिया थी और छोटी सी नन्ही प्यारी जो अभी नवजात बच्ची थी वो बड़ी ही सुंदर थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा सौंदर्य, सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। और वो चाहते थे कि बच्ची का नाम ऐसा रखूं कि नाम से ही कश्मीर की सुंदरता सामने आ जाए, यानी कश्मीर की सुंदरता उसके नाम में भी झलके। और मैंने क्षमता भर परिश्रम किया, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उतना परिश्रम किया, किंतु किसी नाम से मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। वो किसी नाम से, मैं जो नाम बताता वो उससे संतुष्ट नहीं होते। अंततः उन्होंने कहा कि यदि मैं कोई नया नाम नहीं दे सकता हूँ तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूँ। तो फिर उन्होंने कहा, जो कश्मीरी साहब आए थे उन्होंने लेखक से कहा कि अच्छा ठीक है, यदि आप मुझे कोई अच्छा सा नाम नहीं दे पा रहे हैं तो एक काम करिए, मेरे पास एक नाम है, आप उसका हिंदी में रूपांतरण कर दीजिए, हिंदी में उसका पर्यायवाची बता दीजिए, क्योंकि जिससे कि मैं अपने बच्ची का नाम रख सकूं। तो लेखक ने उनकी बात मान ली, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा कि ठीक है, आपके मन में कौन सा नाम है बताइए, मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा रोजलीना। तो रोजलीना वे बोले, इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे, वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोजलीना शब्द से हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर जाता है। तो उन्होंने कहा कि रोजलीना बड़ा सुंदर नाम है, इसमें कश्मीर के गुलाबों की सुंदरता भी झलकती है। पंडित नेहरू कश्मीरी थे, वो भी कश्मीर से बड़ा प्यार करते थे। और उन्होंने कहा कि रोजलीना नाम लेने से मेरी बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर जाता है। तो लेखक ने कहा, नरेंद्र कोहली जी ने कहा, नाम तो बड़ा सुंदर है। ये लेखक ने स्वीकार किया, बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दें, उन्होंने कहा। तो लेखक ने कहा कि नाम तो बड़ा सुंदर है, लेखक ने यह स्वीकार किया। तो वो कश्मीरी साहब ने बताया कि कठिनाई इसमें इस बात की है कि यह नाम अंग्रेजी में है और मेरे नाते रिश्तेदारों को, मित्रों को ये अंग्रेजी नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप ऐसा करिए कि इसका कोई हिंदी भारतीय नाम दे दें। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने बहुत सोचा, शब्द को सुलट पलट डाले, तब खोजकर उनको रोजलीना का पर्याय दिया, गुलाबो। तो लेखक ने बहुत सारे किताबें उलट डाली, शब्दकोश उलट डाले, रोजलीना का अर्थ ढूंढते ढूंढते उन्होंने उसका शब्द का अर्थ ढूंढा, गुलाबो, और यही उन्होंने बता दिया। तो बच्चों, इतना पढ़ने के बाद अगर कोई कृति करने के लिए आती है तो जैसे कि कुछ प्रश्न मैं देखता हूँ, परिच्छेद में आए दो शहरों और दो प्रांतों के नाम बताइए। दो शहरों और दो प्रांतों के नाम बताइए। तो बच्चों, इसमें एक तो आया है कोलकाता और दूसरा आया है बनारस। आप लोगों ने देखा होगा कोलकाता और बनारस। और दो प्रांत यानी दो राज्यों का नाम भी आया है, एक आया है पंजाब और दूसरा आया है कश्मीर।
अच्छा बच्चों, और इसी तरह अगर कोई प्रश्न आ गया, जैसे कि प्रश्न आ गया कि लेखक के मन में साहित्यिक टोटके की बात आने पर उसने यह कार्य किया। क्या कार्य किया? तो लेखक के मन में जब साहित्यिक टोटके की बात आई तो उन्होंने बांग्ला कहानियों से नाम लेकर उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया। और एक प्रश्न बनता है, लेखक कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के विषय में यह सोच रहा था। तो लेखक सोच रहा था कि कश्मीर तो बड़ा सुंदर प्रदेश है, उनकी लड़की कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी, उनकी बच्ची का नाम ऐसा हो जो पूरे कश्मीर के सौंदर्य को प्रतिबिंबित करता हो, ये उसके मन में विचार आया। अब एक प्रश्न और बनता है, कश्मीरी व्यक्ति की लड़की के लिए उसके पिता तथा लेखक द्वारा सुझाया गया नाम। कश्मीरी व्यक्ति की जो लड़की थी तो उसके पिता ने उसका नाम क्या बताया और लेखक ने क्या नाम सुझाया? तो पिता ने बताया रोजलीना और लेखक ने बताया गुलाबो। अब अगर कुछ और प्रश्न बनते हैं, दूसरे प्रदेश के लोगों से लेखक की नहीं निभती, नहीं बनती, नहीं पटती, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग लेखक के पंजाबी अक्खड़पन को कम सहते हैं। वही रख के जाओ। और एक प्रश्न बनता है बच्चों, कश्मीरी व्यक्ति के रिश्तेदारों को रोजलीना नाम हजम नहीं होता। वहीं एक जगह रख के जाओ, वहीं रख दो, मैं रख दूंगा। जाओ, उधर ही है रजिस्टर। कश्मीरी व्यक्ति के रिश्तेदारों को रोजलीना नाम हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रोजलीना नाम अंग्रेजी में है। अब कुछ इसमें व्याकरण के भी शब्द हैं, जैसे बच्चों निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करो। जैसे प्रदेश, प्रदेश में उपसर्ग क्या है बच्चों? आप लोग जानते होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वह शब्द खंड जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रदेश में मूल शब्द है देश और उसमें उपसर्ग लगा है प्र। इसी तरह परिश्रम मूल शब्द है बच्चों श्रम और उसमें उपसर्ग लगा है परि। और अगर पूछ दे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उपसर्ग अलग करो, तो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्द खंड जो किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे साहित्यिक, इसका मूल शब्द है साहित्य और उसमें उपसर्ग जुड़ा है इक। साहित्य धन इक बराबर साहित्यिक। तो जो इक शब्द है बच्चों, ये है प्रत्यय। इसी तरह अक्खड़पन, तो इसका मूल शब्द है अक्खड़ और उपसर्ग है पन। और कुछ शब्द समूह, जैसे शब्द समूह दिए रहते हैं, उनके लिए एक शब्द लिखो। नवजात शिशु का नाम रखने का समारोह, तो उसको हम कहते हैं नामकरण संस्कार। जिसके 10 मुँह हों उसको हम कह सकते हैं दशानन। और इस तरह से ऐसे प्रश्न इसमें तैयार हो सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया उसके आगे बढ़ते हैं। रोजलीना का पर्याय दिया गुलाबो। तो आगे उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़ कर बोले, आखिर पंजाबी हो ना। तो यानी जब लेखक ने कहा कि रोजलीना का हिंदी में नाम होगा गुलाबो, तो ये नाम सुनकर उन्होंने लेखक की तरफ देखा, उनका चेहरा देखा और नाक सिकोड़ लिए। नाक सिकोड़ना मतलब ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, ये नाम उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा आखिर पंजाबी हो ना, पंजाबी लोग ऐसे ही अक्खड़पन जैसा नाम रखते हैं, इसलिए आपने ऐसा नाम दिया। मुझे तब भी लगा था कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है, और तब मुझे लगा कि ये प्रादेशिकता यानी जो मैं पंजाब का हूँ, मेरी भाषा में, मेरी आवाज़ में, मेरी जो बोलने की तरीका है उसमें जो पंजाबियत है, ये चीज़ मेरे कार्य में बाधा खड़ी करती है। अभी कल ही मेरे पास एक पंजाबी पड़ोसी आए थे। अब लेखक के आगे कहता है कि एक पंजाबी पड़ोसी मेरे पास आए थे, उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो गया था। उनके घर पे परमेश्वर की कृपा से
कृपा से, कृपा यानी कृपा से। बच्चों पंजाबी लोग थोड़ा ये जो शब्द हैं इसको देर से बोलते हैं, देर से इसका उच्चारण करते हैं। पुत्र को पुत्र कहेंगे, कृपा को कृपा कहेंगे। तो इस तरह से लेखक ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो लेखक कह रहा है कि पंजाबी पड़ोसी एक बार इनके घर पर आए और उनके घर पे परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो गया था, पुत्र का जन्म हुआ था। अतः वो चाहते थे कि मैं उनके सुपुत्र के लिए कोई सोना सा नाम चुन दूँ। सोना सा मतलब बच्चों अच्छा सा, बढ़िया सा, सुंदर सा। सोना माने सुंदर। तो वे चाहते थे कि मैं कोई अच्छा सा नाम चुन दूँ। मैं मान गया, ठीक है मैं नाम आपके लिए चुन कर देता हूँ। वैसे मैं इतनी जल्दी सामान्यतः माना नहीं करता, पर कल रात से एक बड़ा मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर भौंरी काट रहा था। एक बड़ा सुंदर सा नाम मेरे दिमाग में आया था और बार बार जैसे भौंरा गोल गोल घूमता है वैसे ही बार बार वो मेरे दिमाग में चक्कर भौंरी की तरह, भौंरे की तरह घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि इनको वही नाम बता देता हूँ, इनके सुपुत्र को नाम भी मिल जाएगा और मुझे चक्कर भौंरी से मुक्ति भी मिल जाएगी। नहीं तो ये नाम मेरे मस्तिष्क में घूमता रहेगा, कब कोई आए मैं ये नाम बताऊँ, कोई आए मैं नाम बताऊँ। अब ये आ गए हैं तो वही नाम बता देता हूँ, दो काम हो जाएगा। एक तो इनको नाम मिल जाएगा और दूसरा मुझे इस चक्कर भौंरी से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा लाला जी इसका नाम तो रखें आप निकुंज, बढ़िया नाम है, सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं है। तो मैंने उनसे कह दिया कि लाला जी आप इसका नाम निकुंज रख दीजिए और बड़ा सुंदर नाम है और पूरे मोहल्ले में ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं है। तो वो कहने लगे आप बढ़िया मजाक करते हैं मास्टर साहब। कहने लगे कि आप बड़ा मजाक करते हैं, ये कोई नाम है? वह दोनों हाथ से ताली पीट पीट कर खिलखिलाए। क्या नाम चुना है? ये तो कुंभकर्ण जैसा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्हें देखता रहा। यानी उनको जो इनका नाम था वो कैसा लगा? वो कुंभकर्ण जैसा लगा। जैसे कुंभकर्ण का नाम लेने से भयानकता सामने आ जाती है, वैसे निकुंज नाम लेने से उनको ऐसा ही महसूस हुआ। तो मैंने कहा ऐसा करो, वो बोले कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का नाम सोचो। ऐसा करो, वो बोले, यानी वो पंजाबी भाई साहब बोले कि ऐसा करो कोई बढ़िया सा अंग्रेजी नाम सोचो। मैंने सोचा है वेलकम कैसा रहेगा। तो यानी लेखक ने कहा अच्छा वेलकम कैसा रहेगा। तो वे खुशी से उछल पड़े और अपने मकान का नाम भी हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। यानी उनको ये नाम बड़ा पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये नाम तो मैं अपने पुत्र का रखूँगा ही और अपनी बिल्डिंग का भी नाम यही रखूँगा। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई। यानी चक्कर खाना मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे नाम पसंद करते हैं। ऐसे नाम की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी शिंकी तो नाम रखने लगे हैं, सुना है किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा है, यानी उन्होंने अपने बेटे को प्रिंस घोषित कर दिया है। लेकिन ये वेलकम नाम इनको पसंद आया, लगता है शायद ये और भी ऊंचा ही नाम होगा। तो लेखक ने पूछा पहला पुत्र है ना? ऐसा मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी हाँ पहला, एकदम पहला। वो बोले तो ठीक है। मैं बोला इसका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का नाम फेयरवेल रख देना। जब वो दूसरा पैदा होगा तो उसका नाम फेयरवेल रख देना। तो वे एक साथ दो नाम पसंद करके चल पड़े। यानी उनको दो नाम अच्छे लगे, पहला वेलकम और अब जो दूसरा बच्चा पैदा होगा उसका नाम फेयरवेल। तो बच्चों अब यहाँ तक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे नाम बता देने से पंजाबी पड़ोसी तथा लेखक को यह फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? तो पहला फ़ायदा होगा कि पड़ोसी को अपने पुत्र का नाम मिल जाएगा और लेखक को उस चक्कर भौंरी से मुक्ति मिल जाएगी जो उसके दिमाग में कब से आ रही थी। लेखक ने पंजाबी पड़ोसी को ये दो नाम सुझाए, तो आप लोग को समझ में आया होगा। पहला नाम वेलकम और दूसरा फेयरवेल। इसी तरह लेखक के पंजाबी पड़ोसी ने निकुंज नाम की तुलना इससे की। यानी निकुंज नाम उनको कैसा लगा? तो उनको निकुंज नाम कुंभकर्ण जैसा लगा। लेखक के पंजाबी पड़ोसी को इनकी कृपा से पुत्र पैदा हुआ, तो परम परमेश्वर की कृपा से। वेलकम नाम सुनकर पंजाबी पड़ोसी पर यह प्रभाव हुआ, तो वेलकम नाम सुनकर पंजाबी पड़ोसी
बहुत खुशी से उछल पड़े। पुत्र के अलावा पड़ोसी ने बिल्डिंग का नाम भी वेलकम रखने का निश्चय किया। किसका नाम? पुत्र के अलावा पड़ोसी ने इसका नाम वेलकम रखने का निश्चय किया, तो इसका उत्तर हो सकता है बिल्डिंग का। तो और एक कृति आ सकती है बच्चों, लेखक ने लोगों को ये नाम रखते हुए सुन रखा था, तो पिंकी, शिंकी, ट्विंकल, प्रिंस, ये नाम उन्होंने सुना था। शब्द समूहों के लिए अगर कोई अधिक शब्द आए और उसका एक शब्द लिखना हो, अधिक सोने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द, तो जो बहुत अधिक सोता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत 6 महीने सोता था, इसलिए जो भी बहुत ज़्यादा सोता है तो हम लोग कहते हैं अरे ये कुंभकर्ण है। तो क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा सोता था। जिसकी गहराई का पता न हो, अगर लिखने के लिए परीक्षा में आ गया जिसकी गहराई का पता न हो, इसके लिए एक शब्द में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं अथाह, अथाह। अब अगर परिच्छेद से ढूंढकर अंग्रेजी के 2 शब्द लिखिए तो 2 शब्द आप लोगों को पता होगा, वेलकम और फेयरवेल। तो ये और एक अगर स्वमत में बच्चों आ गया प्रश्न, व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं गुणों से होती है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं कि जैसा नाम वैसा गुण, ऐसा कहा गया है, इसलिए लोग अपनी संतानों का अच्छा अच्छा नाम रखते हैं, किंतु यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। अपनी अपनी संतानों का नाम तो लोग रख भी सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आँख के अंधे नाम नयन सुख। भला जरा आप ही सोचिए कि आँख के अंधे को नयन सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं उसके गुणों से होती है। कभी कभी लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं किंतु उनका नाम उनके घर वाले जज, कलेक्टर, दरोगा आदि रख लेते हैं। कभी कभी लोग बहुत बुरे होते हैं, उनका नाम लोग अच्छे लाल रख देते हैं। तो इस तरह से नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों से होती है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के दिन इतना ही। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके कर दें, जिससे थोड़ा मुझे भी हौसला मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, और जो जो कृतियाँ मैंने जो प्रश्न बताए वो सब कृतियाँ आप लोगों को पुस्तकों में मिलेगी, इन सबको अपनी कॉपी में लिखते जाना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।